तो आप सभी होने वाले भावी अध्यापकों का स्वागत है जो बच्चे एग्ज़ाम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपके लिए हम बाल विकास शिक्षा शास्त्र का ऐसा एक स्लाइड 25 प्रश्नों का लेकर आए हैं जो आपको महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण एकदम छांट कर निकाला गया है, जो पेपर में बिल्कुल आने वाला है। तो आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। जो प्रश्न पहला कह रहा है कि बाल विकास की किस अवस्था को संवेगात्मक क्रांति की अवस्था कहा जाता है। तो बाल विकास का ऐसा कौन सा अवस्था है जिसको हम क्या बोलते हैं, संवेगात्मक क्रांति की अवस्था। ऑप्शन आपके पास है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो सही ऑप्शन आपको कमेंट में अगर जानते हैं तो बताना है। तो सही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। किशोरावस्था को हम संवेगात्मक क्रांति की अवस्था कहते हैं। अच्छा, क्यों कहते हैं इसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं इसका तथ्य में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेनले हॉल वैज्ञानिक ने किशोरावस्था को तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा है। किशोर अवस्था जो होती है हमारे 12 से 18 वर्ष के बीच में मानी जाती है। यह उम्र बड़ा ही नाजुक होता है, इसमें किसी भी धारा में जो बच्चा है जा सकता है। तो इस उम्र में संवेग यानी इमोशंस बहुत तीव्र गति से अस्थिर होते हैं, मतलब स्थिर नहीं होते हैं। तुरंत बच्चा इमोशनल फुल हो जाता है, किसी भी चीज़ को लेकर के सोचना, किसी भी चीज़ को, जैसे कि गुस्सा हो जाएगा तो खाना नहीं खाएगा, या अगर किसी कार्य को करने का जुनून उसमें भर दिया जाए तो बिल्कुल वो उस कार्य को अच्छे तरीके से करेगा भी। तो इसीलिए स्टेनले हॉल ने इसको किशोरावस्था को तनाव और तूफान का अवस्था भी कहा है। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार जो है किससे संबंधित है। कि जो विकास हो रहा है ना, आप देख रहे हैं ये जैसे बच्चा है थोड़ा बड़ा बड़ा ऐसे ऐसे चलता जाता है ये, तो यह किससे संबंधित है। ऑप्शन है अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो सही ऑप्शन आपको बिल्कुल देखकर फिगर आपको इमेजिन हो रहा होगा कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि निरंतरता ही जो है यह कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। इसका हम विशेष तथ्य में यहाँ पर देखेंगे। तो विशेष तथ्य में यहाँ पर हमको यहाँ पर पता चलता है कि विकास जो है माँ के गर्भ से वोम जो होता है भ्रूण, और वहाँ से शुरू होकर जीवन भर मतलब मृत्यु तक, टॉम्ब तक यहाँ पर लगातार चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। यानी कि मृत्यु तक हम कुछ न कुछ ऐसे विकास करते रहते हैं, हमारे से अंदर विकास होता रहता है, हम सीखते रहते हैं। तो बायोलॉजिकल की हम बात नहीं कर रहे हैं कि जैसे कि अंगों का विकास होना या इस तरह से। अंगों का विकास होना तो एक समय भर स्थिर होता है, लेकिन बाकी जो विकास होता है हमारे दिमाग समझ की, तो निरंतरता है, चलती जाती है। यानी माँ के गर्भ से ही शुरू होता है और जीवन पर्यंत मृत्यु भर चलता रहता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न तीसरा है कि खिलौनों की आयु, टॉय एज किस अवस्था को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट करिएगा, VIMP, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर खिलौनों की आयु जिसको टॉय एज कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को, कि शैशवावस्था को, कि उत्तरा बाल्यावस्था को, कि किशोरावस्था को, किस अवस्था को कहते हैं। यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड है कि इन्फेंसी है, कि लेट चाइल्डहुड है, कि एडोलसेंस है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आप क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था क्या होती है कि 6 वर्ष 5 वर्ष से पहले की होती है और 2 वर्ष से शुरू होती है, जिसमें बच्चा खिलौनों से खूब खेलता है। तो यहाँ पर आप इसके विशेष तथ्य में देख सकते हैं पूर्व बाल्य अवस्था क्या है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि खिलौनों में ये जो छोटा बच्चा है पूरा, इसके आगे टेड्डी बियर से लेकर तमाम खिलौने रखे गए हैं। तो 2 से 6 वर्ष की उम्र को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। इस उम्र में बच्चा खिलौनों के साथ सबसे ज़्यादा खेलता है और अपनी काल्पनिक दुनिया में रहता है। वो खूब कल्पना करता है कि इस तरह से होगा तो इस तरह से हम कर देंगे। तो अगर उसको जहाज़ दिखा दी जाए तो उसको लगता है कि हाँ सचमुच जहाज़ ऐसी ही होती है, हम जहाज़ चला रहे हैं। ट्रेन दे दिया जाए तो लगेगा उसको कि ट्रेन ऐसी ही होती है, हमको इसे कल्पना करता है। तो ये खिलौनों की आयु जो है पूर्व बाल्य अवस्था को कहते हैं। अब आगे देखते हैं 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो 4 नंबर जो प्रश्न है, चौथा कह रहा है कि बच्चे के समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन की प्राथमिक संस्था कौन सी है। विद्यालय होता है, कि क्या परिवार उसका होता है, कि क्या मीडिया होती है, कि क्या धार्मिक कोई स्थल होता है। तो यह बिल्कुल VIMP कई बार पूछा गया है सीटेट का पेपर में। तो बच्चे को का जो समाजीकरण की जो प्राथमिक संस्था होती है वो कौन सा होती है। तो विद्यालय, तो विद्यालय में सीखता है, लेकिन परिवार जो होता है यह बच्चे का समाजीकरण की जो प्राथमिक संस्था है, क्योंकि समाज में जाने से पहले वो अपने परिवार में रहता है, खेलता है, परिवार में हर चीज़ वो देखता है। अपने घर के परिवारों में झगड़ा से लेकर के, प्यार से लेकर के, मतलब एक दूसरे से बातचीत करने का ढंग, ये तमाम
चीज़ों को पहला समाज से पहले अपने घर के समाज में देखता है, तो परिवार हो जाएगा सही ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आई होप बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा पांचवा जो है, देखिए क्या कहता है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न पांचवा हम देखते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइपिंग मिस्टेक है, तीसरा नहीं पांचवा प्रश्न है कि मस्तकाधोमुखी, जो मस्तकाधोमुखी है यानी कि सेफ्लोकेजुअल जो सिद्धांत है, इसके अनुसार विकास की दिशा किस में होता है। मस्तकाधोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास किस दिशा में होता है। ऑप्शन है कि सिर से पैर की ओर होता है, हेड टू टॉय, या पैर से सिर की ओर होता है, टॉय टू हेड होता है, कि केंद्र से बाहर की ओर होता है, सेंटर टू आउटवर्ड, या दाएं से बाएं होता है, राइट टू लेफ्ट होता है। तो ये मस्तकाधोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास किस दिशा में होता है, तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिर से पैर, हेड टू टॉय होता है। यहाँ पर क्यों होता है, यहाँ पर देखिए इसका विश्लेषण में कि मस्तकाधोमुखी जो विकास है यह सिर से पैर की दिशा में होता है। बच्चा सबसे पहले अपने सिर पर नियंत्रण करना सीखता है, क्योंकि जब छोटा एकदम गोदी में ले बेबी जो होता है वो क्या होता है कि उसको बैठा भी नहीं सकते हैं, बैठाएंगे तो सर ऐसे लचक जाएगा, बहुत सारा उसका हड्डी सब लचीला है। सबसे पहले वो अपने सिर को कंट्रोल करता है, धीरे धीरे बैठता है तो हाथ पैरों को कंट्रोल करता है, तो सिर पर नियंत्रण करना सीखता है और बाद में बैठने या खड़े होने में सक्षम हो जाता है। तो जो विकास की दिशा है सिर से पैर की ओर होता है, आपको बिल्कुल यहाँ पर याद रखना है। तो अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 की तरफ। अब अगला प्रश्न हम यह देखते हैं कि प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 6 में यह कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का आयु वर्ग क्या है। यह बहुत बार, जितनी बार समझ लीजिए अगर सीटेट का पेपर हुआ है तो उसमें 10-11 बार लगभग पूछ ही लिया गया होगा ये प्रश्न। जीन पियाजे के अनुसार जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसकी उम्र क्या है, उम्र पूछा है यहाँ पर, 7 से 11 वर्ष की, 2 से 7 वर्ष की, 0 से 2 वर्ष की, 11 वर्ष से ऊपर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल जानकारी होगी तो बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जाएगा, 7 से 11 वर्ष जो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। तो यहाँ पर इसका विशेष तथ्य हम देखते हैं कि क्यों इसको कहते हैं। तो यहाँ पर जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है यहाँ पर 7 से 11 यानी कि 7 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए होती है। तो यहाँ पर इसमें बच्चे तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं, लेकिन केवल प्रत्यक्ष या मूर्त वस्तुओं को जो उनके आंखों के सामने है उस पर वो तर्क करते हैं, शुरू से सोचते हैं, अपने दिमाग लगाते हैं। तो ये तार्किक रूप से सोचना जो शुरू कर देते हैं 7 से 11 वर्ष के बीच में, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, केवल प्रत्यक्ष रूप से जो उनके आंखों के सामने वो वस्तुएं दिखाई दे रही हों। जैसे यहाँ पर ये बच्चा जो है यहाँ पर वजन को इसमें रख रहा है तराजू पर, तो इसको सामने ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो इसको दिमाग में ये सोच रहा है कि हाँ अगर दोनों तरफ वेट को बराबर किया जाए तो ये तराजू जो है सेंटर में रहता है, लेकिन कहीं अगर अधिक या कम कर दिया जाता है तो ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसके अंदर ये सोच चल रहा है, तो लेकिन ये इसके सामने है तो चल रहा है। अगर इसके सामने अप्रत्यक्ष रूप से होता तो उसके बारे में ये नहीं सोच पाएगा कि वो क्या चीज़ है या इस तरह से होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे के अनुसार 711 वर्ष होती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 8वां नंबर क्या कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में वस्तु अस्थायित्व जो होता है यानी कि ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, किस अवस्था की विशेषता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में वस्तु अस्थायित्व जिसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, तो यहाँ पर पहला क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल, यहाँ पर कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के संवेदी पेशी अवस्था, यहाँ पर सेंसियर मोटर की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ पर फॉर्मल ऑपरेशनल। तो कौन सी ये अवस्था होती है जिसको वस्तु अस्थायित्व की अवस्था में सिद्धांत में माना जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपके पास सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, संवेदी पेशी अवस्था होती है। संवेदी पेशी अवस्था क्यों होती है यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर इसका विश्लेषण में कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो संवेदी पेशी अवस्था है जिसको हम सेंसियर मोटर स्टेज कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषता जो वस्तु अस्थायित्व है, ऑब्जेक्ट परमानेंस है, यह वह समझ है कि जिसमें बच्चा यह जान लेता है कि वस्तुएं तभी तक मौजूद रहती है जब वो आंखों से ओझल हो जाती हैं, यानी कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब वो आंखों से क्या हो जाती हैं, ओझल हो जाती है, माने हट जाती हैं। यानी कि यहाँ पर एक बच्चा को देख रहे हैं कि ये ढका है इस टेडी बियर को, सबसे पहले जब बिना ढके हुए देख रहा था तो टेडी बियर है, और जब इसको ढक भी देता है, नहीं दिखाई दे रहा है टेडी बियर, तो भी इसके दिमाग में ये बात रहेगी कि वो वस्तु है यहाँ पर, ये भी टेडी
टेडी बियर है, भले ढक दिया गया है, नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इस जगह पे अभी टेडी बियर है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि उसको ये समझ हो जाती है कि वस्तु खत्म नहीं है, वस्तु अगर आंखों के सामने है तो है, अगर वो आंखों से नहीं भी दिखाई दे रही है तो भी वह वस्तु इसमें यहाँ पर है। तो इसको हम बोलते हैं संवेदी पेशी अवस्था। अब यहाँ पर अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? जन्मजात जैविक कारक, क्रमबद्ध संज्ञानात्मक विकास, या यौन विकास की अवस्थाएं, या सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया, सोशल एंड कल्चरल इंटरेक्शन। तो क्या सही है इसमें बिल्कुल आपको बताना है। बहुत ही लल्लन टॉप क्वेश्चन है। अगर पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कर सकते हैं और बताइए कि आपको अगला टॉपिक किस चीज़ पर चाहिए। यहाँ पर हमारी वीडियो शाम को 6 से 7 के बीच में आती है, तो 7 बजे 6:30 बजे से 7 बजे के बीच में आपको बिल्कुल यह वीडियो मिलेगी। इस पर सीटेट से जितने भी टॉपिक हैं, ईवीएस का भी हमने इसके पहले पढ़ाया है, तो आप जा करके डिस्क्रिप्शन में उसको देख सकते हैं। बहुत ही लल्लन टॉप हमने पढ़ाया है उसको, और बिल्कुल एग्जाम में आने वाले। तो यहाँ पर कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? तो सही ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, सही ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया। यह क्यों होता है लेव वाइगोत्स्की सिद्धांत का मुख्य केंद्र बिंदु? यह क्यों माना जाता है, उन्होंने क्यों इसको मुख्य केंद्र बिंदु माना? तो यहाँ पर आप अगले स्लाइड में देख रहे हैं कि वाइगोत्स्की के अनुसार तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सामाजिक, सोशल यानी संस्कृति, कल्चर और भाषा, लैंग्वेज के आपसी जुड़ाव से होता है। और पियाजे कहते हैं कि जहाँ बच्चे को अकेले सीखने वाला वैज्ञानिक मानते थे पियाजे, यही वाइगोत्स्की उनको समाज के साथ रिलेट किए। मतलब जो समाज के साथ बच्चा अपने समाज में रह करके अच्छा बुरा या गाली गलौज हो गया, चाहे अच्छी बातें हो गई, मतलब कुछ भी खेलना या कोई बाहरी बातें कुछ भी सीखता है तो समाज के साथ लग करके सीखता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है जो संस्कृति और भाषा के माध्यम से होती है। किस संस्कृति में आप पल रहे हैं, भाषा आपकी क्या है, मातृभाषा, तो उसके लगाव जुड़ाव से वो समाज में सबसे पहले सीखता है। किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 क्या। आइए अब प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 में ये क्या कह रहा है कि प्रश्न है, पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित विचार जो होता है, जिसको हम बोलते हैं ईगोसेंट्रिक थॉट, किस अवस्था की मुख्य विशेषता है? संवेदीगामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? तो यह कौन सी अवस्था है जो अहम केंद्रित विचार जो होती है, ईगोसेंट्रिक थॉट जो होती है, ये विशेषता है, कौन सी अवस्था हो जाएगी? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। क्यों होती है यहाँ पर अगले स्लाइड में देखेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष में होती है, इसको आपको याद रखना है। और इसमें बच्चा जो दूसरों के नज़रिए को समझने में असमर्थ होता है अभी, जिसे अहम केंद्रित व्यवहार बोलते हैं, ईगो सेंट्रिज्म बोलते हैं इसको। इस अवस्था में जीववाद भी पाया जाता है। तो अहम केंद्रित व्यवहार जो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। अगला टॉपिक है, हम अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास, यहाँ पर इसको VIMP में नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार लगा करके, कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको ZPD किया गया है, कहा गया है। तो ZPD जो है क्या है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार है कि बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ किए जाने वाले कार्य के बीच का अंतर होता है। कि बच्चे के सीखने की अधिकतम सीमा है कि केवल अध्यापकों द्वारा दी जाने वाली ये सहायता है ZPD कि रट कर याद करने की क्षमता है। तो आपको बिल्कुल एक ट्रिक हम बताते हैं कि पहला प्रश्न, अगर कोई भी प्रश्न अगर आपका आंसर उसको नहीं लगा पा रहे हैं, तो सबसे पहले उस 4 ऑप्शनों में देखिए कि सबसे लॉन्ग कौन है। अगर सबसे बड़ा जो है तो 80 से 90% जो होता है वही आंसर होता है। पहली बात तो ये, जब आपको 9 आए तब की बात हम बता रहे हैं। अगर आपको किसी प्रश्न का जो ऑप्शन है उसमें बच्चे को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है या रटवाया जा रहा है, तो इस तरह का ऑप्शन बिल्कुल गलत होता है। उस पर आपको भूल कर भी नहीं मारना है। तो आपको यहाँ पर पहला मिल गया रट कर याद कराना, बिल्कुल नहीं होगा ये, क्योंकि रटना तो बिल्कुल इसमें है ही नहीं है। बच्चे के सीखने की अधिकतम सीमा और केवल अध्यापकों द्वारा दी जाने वाली सलाह, केवल जहाँ पर आता है वो क्या होता है, वो भी बहुत ही चांस में गलत हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे लंबा है ये कि बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ किए जाने वाले कार्य के बीच का अंतर होता है, जिसको ZPD कहा जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है
कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत, जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में वयस्कों द्वारा बच्चों को दी जाने वाली अस्थायी सहायता है, कि छोटे बच्चों को अगर कोई बड़ा आदमी कोई सहायता दे रहा है किसी काम को करने के लिए, टेम्प्रोरी सपोर्ट जिसको बोलते हैं, तो क्या कहलाता है कि सुदृढ़ीकरण, की अनुकूलन, की पाड़ या ढांचा बोलते हैं, कि समावेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन यहाँ पर पाड़ या ढांचा हो जाएगा, जिसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। क्यों हो जाएगा? यहाँ पर आप इमेज में बिल्कुल देख सकते हैं, आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाने वाला है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्कैफोल्डिंग की वह मदद में जो शुरुआत होती है, जो किसी कठिन कार्य को बच्चा नहीं कर पाता, जैसे बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, तो साइकिल चलाना सीख रहा है, इसको अभी कुछ सहायता की जरूरत है, तो पीछे से अस्थायी रूप से थोड़ा सा बस वो साइकिल पर चढ़ जाए, थोड़ा सा आगे की तरफ ढकेल देते हैं हल्का सहारा दे करके, उसके बाद हम छोड़ देते हैं। धीरे धीरे वो क्या होता है कि बच्चा जो है उस कार्य को खुद हैंडल करना सीख जाता है, करना सीख जाता है, तो धीरे धीरे वो सहायता हटा ली जाती है। इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। यानी कि बच्चे को कोई भी आप चीज़ सिखा रहे हैं तो बस थोड़ा सा शुरू में सहारा दे दिए या कुछ बता दिए, उसके बाद बच्चा हाँ लग गया। कहने का तात्पर्य है कि कोई सूत्र आप बता रहे हैं, कोई सवाल बता रहे हैं, इसका अध्यापन में ये महत्व है कि जब आप पढ़ा रहे हैं तो थोड़ी सी हिंट दे दिए आपने, उसके बाद उसको छोड़ दिया, बच्चा उसमें खुद अपना दिमाग लगाएगा, सोचेगा, करेगा, उस कार्य को करेगा। तो ये होता है स्कैफोल्डिंग होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न 13 नंबर है कि कोहल वर्ग के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की जो होती है अभिविन्यास नैतिक विकास के किस स्तर के अंतर्गत आता है? पूर्व पारस्परिक पारंपरिक स्तर, की पारंपरिक स्तर, की उत्तर पारंपरिक स्तर, की अमूर्त स्तर? तो कौन सा इसमें स्तर आता है कि अच्छा लड़की अच्छा लड़का ये जो अभिविन्यास नैतिक विकास के किस स्तर के अंतर्गत आता है? कि ये लड़का अच्छा है, कि ये लड़का बुरा है, कि ये लड़की बुरी है? तो इसको बच्चा किस तरह से, किसके आधार पर ये निर्णय लेता है, समझता है कि हाँ ये लड़का अच्छा है कि नहीं है, बुरा है कि नहीं है? तो इस कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पारंपरिक स्तर पर। क्यों पारंपरिक स्तर पर होगा? यहाँ पर आप स्लाइड में अगले में देख रहे हैं। यहाँ पर ये कहा गया है कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 चरण दिए हैं कोहल वर्ग ने, जिसमें पारंपरिक स्तर पर बच्चे जो है समाज का नियम, अगर समाज में ये नियम बनाया गया है कि बड़ों से आदर से बात करनी है, बड़ों का पैर छूना है, इस तरह से आपको समय से उठ जाना है, इस तरह से जो सामाजिक नियम बनाए गए हैं, और उस सामाजिक नियम के अनुसार अगर कोई बच्चा फॉलो कर रहा है तो अगला बच्चा उसको समझता है कि हाँ ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये लड़का या मेरा दोस्त या मेरा जो कुछ भी उसके साथ वाले हैं, लड़की या लड़का, ये अच्छा है। अगर सामाजिक नियमों को पालन नहीं करता है, कोई गाली दे रहा है अपने से बड़ों को या गलत व्यवहार कर रहा है, तो समाज में ये है कि ये चीज़ बुरा होता है, तो उस आधार पर बच्चा ये निर्णय करता है कि हाँ ये तो बुरा लड़का है या बुरी लड़की है। तो इसीलिए क्या होता है कि समाज के नियमों के अनुसार, तो ये एक परंपरा जो बनाई गई है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पारंपरिक स्तर बोलते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि बाल केंद्रित जो शिक्षा है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? कि क्या वह एक तानाशाह की तरह होता है एकदम, कि क्या वह केवल व्याख्यान विधि का उपयोग करता है, कि क्या वह एक सुगमकर्ता या मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, या वो बच्चों की गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा देता है? तो हम आपको बताया कि अगर कोई भी रटवाया जाए, प्रतिबंध लगाया जाए मारने पीटने की बात, वो बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा, तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल कट गया। केवल की बात आ जाएगी यहाँ पर, केवल क्या व्याख्यान विधि से आप पढ़ाएंगे बच्चों को? तो बिल्कुल नहीं। क्या आप तानाशाह हो जाएंगे, किसी की नहीं सुनेंगे, बच्चों की भी बात नहीं सुनेंगे कि बच्चा क्या कह रहा है क्या नहीं, जो हम कहेंगे वही सही है? तो ये तो एक टीचर का गुण नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कि वह एक सुगमकर्ता के रूप में। टीचर क्या होता है कि आप एक मार्गदर्शक, अगर आप टीचर बनते हैं तो स्कूल में जब पढ़ाएंगे तो बच्चों को मार्गदर्शन देंगे कि आपको ये रास्ता बताया जा रहा है, इस तरह से आप पढ़ाई कीजिए, इस तरह से आप इसको फॉलो कीजिए, तो आप जीवन में अच्छे मुकाम पर जाएंगे। तो वो सुगमकर्ता और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आइए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 15वां प्रश्न यह कर रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के अनुसार जो लोग दूसरों की भावनाओं और इच्छाओं को अच्छी तरह समझते हैं, इनमें कौन सी बुद्धि होती है? यानी कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत जिसको कहा जाता है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसके अनुसार जो लोग दूसरों की भावनाओं और इच्छाओं को अच्छी तरह समझ जाते हैं, वो कौन सी बुद्धि होती है? अंतरावैयक्तिक बुद्धि, या तार्किक गणितीय बुद्धि, की अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, की भाषाई बुद्धि? तो कौन सी बुद्धि होती है यहाँ पर?
तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हैं, सही ऑप्शन ए हो जाएगा, अंतरावैयक्तिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि हो जाएगी? अंतरावैयक्तिक बुद्धि हो जाएगी। यहाँ पर जो दूसरों की भावनाओं और भाषाओं को बिल्कुल क्या करते हैं, समझते हैं। यहाँ पर हार्वर्ड द्वारा बहुत सारी 8 भाषाओं में यहाँ पर 8 प्रकार की बुद्धि बताई गई। गार्डनर ने मूल रूप से बताया 8 प्रकार की बुद्धि, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर होता है इंटरपर्सनल का मतलब कि दूसरों को समझना, इंटरपर्सनल का मतलब कि खुद की भावनाओं को समझना। तो एक यहाँ पर इंट्रापर्सनल जो खुद की भावनाओं को समझना, एक इंटरपर्सनल का मतलब कि दूसरी की भावनाओं को समझना। यहाँ पर ये दोनों का अर्थ है। भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, दृश्य स्थानिक बुद्धि, शारीरिक बोधात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि और प्रकृतिवादी बुद्धि। ये 8 प्रकार की बुद्धि गार्डनर ने बताई। तो बिल्कुल पूछा जाता है कि गार्डनर द्वारा कितनी प्रकार की बुद्धि बताई गई? तो 8 प्रकार की। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि निजी संवाद, जो निजी संवाद या आंतरिक वाक होता है, जिसको प्राइवेट स्पीच के संदर्भ में वाइगोत्स्की का क्या विचार है? यहाँ पर जैसे बच्चा खुद से थॉटिंग करता है अपने अंदर और वो बात करता है कि जैसे यहाँ पर ये बच्चा सोच रहा है कि मुझे पहल यह करना है, फिर यह हाँ ऐसा करूँगा। मतलब आपस में वो खुद से बात कर रहा है कि ये काम करके फिर इस तरह से ये करूँगा, फिर इसके बाद इस तरह से यहाँ बोलूँगा, कहूँगा। तो यह ऑप्शन कौन है कि यह दिखाता है कि बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं, कि बच्चे इसका उपयोग करके अपने व्यवहार को निर्देशित और नियंत्रित करने के लिए करते हैं। कि सी, यह बच्चे के विकास में बाधा डालता है कि यह एक केवल व्यर्थ की आदत है। तो व्यर्थ की आदत तो बिल्कुल नहीं है। बच्चों के विकास में बाधा बिल्कुल नहीं डालता है। यह दिखाता है कि बच्चे आत्म केंद्रित है, ये भी नहीं है। ये बच्चे इसका व्यवहार जो है, बच्चे इसका उपयोग अपने व्यवहार को निर्देशित और नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए करता है। खुद से बातें कि हाँ इस तरह से ऐसे यहाँ पर बोलूँगा, कहूँगा, सोचता है, करता है। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 17 नंबर देखते हैं। यहाँ पर अहम केंद्रित, यहाँ पर ये हो जाएगा कि वाइगोत्स्की का माना कि स्वयं से बातें करना बच्चों को संज्ञानात्मक विकास और आत्मनियमन में सहायक है। यहाँ पर जैसे मैं पहले सवाल को समझता हूँ, फिर इसका हल निकालूंगा। खुद से बच्चा सोच रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि कक्षा में लड़कों को गणित और विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान और कला चुनने के लिए प्रोत्साहित करना किसका उदाहरण है? आपको यहाँ पर लैंगिक समता दिया है कि लैंगिक रूढ़िवादिता, की लैंगिक तरलता, की लैंगिक समानता, क्या यहाँ पर हो जाएगा सही? तो आप ये सोचिए कि ये प्रश्न में क्या कह रहा है, कि प्रश्न में कह रहा है कि अगर कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं तो विशेष केवल ये माइंड में सेट होता है कि लड़का है तो ये साइंस मैथ पढ़ेगा, लड़की है तो एक कला गृह विज्ञान पढ़ेगी। मतलब लिंग के आधार पर बच्चों को इस तरह से बांट देना, ये किस तरह का धारणा है? तो बिल्कुल सही ऑप्शन बी, लैंगिक रूढ़िवादिता के अंतर्गत आता है। ये रूढ़िवादी को बढ़ावा देता है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि लड़का है तो वो भी आर्ट्स और गृह विज्ञान वगैरह पढ़ सकता है, लड़की भी साइंस और मैथ पढ़ सकती है, क्यों नहीं पढ़ सकती? लेकिन इसको प्रोत्साहित करना, ये लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना होता है। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। जेंडर के अनुसार से यहाँ पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। सामाजिक संरचना है जेंडर, और लिंग क्या है? एक जैविक संरचना है। तो रूढ़िवादिता को कम करने के लिए गैर परंपरागत भूमिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए। और ये बात बिल्कुल गलत है कि लड़का है तो मैथ और साइंस पढ़ेगा, लड़की है तो खाना बनाएगी, गृह विज्ञान पढ़ेगी, आर्ट्स करेगी। नहीं, दोनों कर सकते हैं। लड़का आप भी आर्ट्स पढ़ सकता है और लड़की भी साइंस और मैथ पढ़ सकती है। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 ये कह रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि छात्रों को रैंक देना और उन्हें पास फेल घोषित कर दो, या रटने की क्षमता की जांच करना, कि अधिगम में कमियों को पहचान कर सुधार के अवसर प्रदान करना, यानी निदात्मक उपचारात्मक शिक्षण की बोर्ड परीक्षाओं का डर पैदा करना। तो ये बताइए कि परीक्षाओं का डर बच्चों में पैदा करेंगे? बिल्कुल नहीं होगा। छात्रों को रटवाएंगे तो रटना तो हमें भैया एकदम रटना तो बिल्कुल ऑप्शन गलत। छात्रों को रैंक लेकर के घोषित पास फेल कर देना, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन हो जाएगा सही, कि अधिगम की कमियों को, जो सीखने में उनकी कमी आ रही है, उस कमी को पहचान कर उसको सुधार का अवसर दिया जाए और निदान किया जाए उसका उसके जो समस्या है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। 19 नंबर ये कह रहा है कि अधिगम के लिए आकलन यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग किस प्रकार का मूल्यांकन है? योगात्मक है, रचनात्मक है, मानक संदर्भित मूल्यांकन है, या सत्र के अंत में होने वाला मूल्यांकन है? तो अधिगम के लिए जो आकलन होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, या किस प्रकार का मूल्यांकन होता है?
तो ये एक सत्र के अंत में होने वाला मूल्यांकन है, जो वार्षिक परीक्षा हम देते हैं, बच्चे जो देते हैं ना वार्षिक परीक्षा, तो उसके द्वारा ये अधिक आकलन जो है, ये हम अधिगम का आकलन का मूल्यांकन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षण तथ्य जो है कि पढ़ाई के दौरान होता है, ये सुधारात्मक होता है, और सत्र के अंत में जैसे वार्षिक परीक्षा होती है उसमें ये किया जाता है। उद्देश्य क्या होता है कि अधिगम को बेहतर बनाना और छात्र को समग्र विकास कराना। और यहाँ पर क्या हो जाता है उद्देश्य में कि अधिगम के परिणाम का मूल्यांकन करना, उपलब्धियों का निर्माण कराना। सत्र के अंत में होता है अधिगम का आकलन, छात्र ने कितना सीखा इसका अंतिम पता चलता है, योगात्मक होता है, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा जैसे होती है। तो ये होता है अधिगम का आकलन। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर ये कह रहा है कि समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है, कि दिव्यांग बच्चों के लिए अलग स्कूल खोल देना, कि क्या बी केवल मेधावी बच्चों को शिक्षा देना, कि सी सभी बच्चों को चाहे उनकी क्षमताएं कुछ भी हो एक ही नियमित स्कूल में एक साथ शिक्षा देना, कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को प्रवेश न देना। क्या समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है? समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत आप बता सकते हैं, इसमें कमेंट में बताइए। तो देखिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? यहाँ पर कि सभी बच्चों को चाहे उनकी क्षमताएं कुछ भी हो एक ही नियमित स्कूल में एक साथ उनको अगर शिक्षा दिया जाएगा तो एक साथ हो सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप स्लाइड में देख सकते हैं कि समावेशी शिक्षा विविधता का उत्सव मनाती है। यह व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलने पर जोर देती है, कि जो व्यवस्था है अगर बच्चा जिस हिसाब से उस तरह से व्यवस्था को बदला जाए, न कि बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदला जाए कि व्यवस्था इस तरह है तो बच्चे को भी इस तरह से होना चाहिए। समावेशी शिक्षा का लक्ष्य है कि हर बच्चे की भागीदारी, प्रगति और समान शिक्षा सुनिश्चित करना, यानी कि सभी बच्चे महत्वपूर्ण हैं, सभी साथ में सीखें, सभी साथ में आगे बढ़ें। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न हम 21 नंबर देखते हैं कि क्या पढ़ने में जो कठिनाई, अक्षरों को उल्टा लिखना या शब्दों को पहचानने में समस्या होना किस अधिगम क्षमता के अंतर्गत आता है? VIMP प्रश्न है। यहाँ से बीमारी से प्रश्न तो बिल्कुल आपको पूछे जाने वाले हैं। पहला आप डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया या डिस्प्रेक्सिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सही ऑप्शन? तो देखिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगर पठन संबंधी विकार है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पठन संबंधी विकार है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा डिसलेक्सिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी डिसलेक्सिया अगर बीमारी के अंतर्गत आता है कि बच्चे को अगर यहाँ पर क्या है बी लिखा है तो उसको डी पढ़ रहा है, यानी कि उसको पठन संबंधी विकार, पढ़ने में कठिनाई आ रही है, बच्चा ठीक से अक्षरों को समझ नहीं रहा है, पहचान नहीं पा रहा है, गलती पढ़ दे रहा है। जैसे कि बी को डी पढ़ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिसलेक्सिया जो है ये डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है। डिस्ग्राफिया जो है तो आप याद रखेंगे ग्राफ से यानी लेखना, यानी कि ग्राफिंग करना यानी कि लिखना। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार है, राइटिंग संबंधी। इसमें बच्चा बी को डी, डी को बी लिख देगा, उसको उल्टा इधर उधर कर देगा, तो डिस्ग्राफिया में उसको लिखने में कठिनाई होगी। डिस्कैल्कुलिया अगर होगा तो क्या होगा, बच्चे को गणितीय गणना करने में, जैसे जोड़ने में, घटाने में, उसका दिमाग उलझ जाएगा, ज़्यादा काम नहीं करेगा। तो ये डिस्कैल्कुलिया, कैलकुलिया से याद रखेंगे कैलकुलेटर, यानी कि गणितीय गणना नहीं कर पाएगा। डिस्ग्राफिया ग्राफ बनाना यानी कि लिखना, लेखन संबंधी विकार, और डिसलेक्सिया जो है पठन संबंधी विकार है। तो यहाँ से बिल्कुल आपको क्वेश्चन एक देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर कि सृजनात्मक बच्चों की मुख्य विशेषता क्या होती है? अभिसारी चिंतन, रटने की आदत, की अपसारी चिंतन, की कम बुद्धि लब्धि IQ वाला। तो आप बताइए कि जो सृजनात्मक बच्चा होता है उसकी मुख्य विशेषता क्या होगी? रटने वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। अभिसारी का मतलब होता है कि सीमित में रहना, सीमित दायरे में। कम बुद्धि लब्धि तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, यानी अपसारी चिंतन होगा। अपसारी का मतलब आप फैलाव होता है, तो फैलाव से मतलब क्या है यहाँ पर कि बच्चे के अंदर जो तर्क और सोच बढ़ेगा अपसारी चिंतन के अनुसार। जैसे कि किसी भी एक कोई समस्या है उसको कई अलग अलग तरीके से लिंक लगा करके, लिंक से उसका हट करके और अलग अलग तरीके से उसको लिंक में जोड़ करके उसका हल निकालने के लिए सोचेगा। यह सृजनात्मक का मुख्य आधार है। जैसे बच्चे को यहाँ पर अगर कोई चीज़ की समस्या है, परेशानी है, तो उसको किस तरह से हल करें, तो वो अलग अलग तरीके सोचेगा। जैसे कि किसी चीज़ को बताना है तो बहाना बनाना है, बहाना नहीं बना सकते तो नाटक कर सकते हैं, इस तरह से कर देंगे, तो मतलब कई चीज़ों को उसका हल ढूंढेगा। तो ये हो जाएगा अपसारी चिंतन यानी कि फैलाव, उसके अंदर ये होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि NEP जो है 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का एक नया शैक्षणिक ढांचा क्या है?
10+2 कि 5+3+3+4 कि 5+3+4+2 कि यानी 3+5+3+4। यहाँ से बिल्कुल आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर? तो नया ढांचा यहाँ पर या आंसर भी दिया है, नया ढांचा 5+3+3+4 है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि जो सही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कि 5+3+3+4 हो जाएगा। और इसका आप देख सकते हैं कि ये बच्चा जो अगर शुरू में, जिसको हम बोलते हैं NEP 2020 के अनुसार यह बताया गया नया नियम के अनुसार कि स्कूली शिक्षा का जो नया शैक्षणिक ढांचा है आधारभूत, जिसको फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं, ये 5 वर्ष तक का होता है। यानी कि बच्चा 3 से 8 वर्ष तक इसमें क्या करेगा, फाउंडेशनल स्टेज में रहेगा। जैसे कि वह शुरू का जो आंगनबाड़ी हो गया या LKG UKG जिसको बोलते हैं, 2 वर्ष यहाँ पर उसमें पढ़ेगा। उसके बाद यहाँ पर 1-2 यहाँ पर कहाँ आएगा, 1 और 2 में, यानी कि शिशु से लेकर के, जिसको शिशु बोला जाता है, तो कक्षा LKG UKG पढ़ेगा। उसके बाद 1 कक्षा 1 प्रथम में जाएगा, उसके बाद 2 में जाएगा। तो ये शुरू का फाउंडेशनल स्टेज हो गया 5। उसके बाद जो तीसरा है 8 से 11, 8 से 11 में कहाँ जाएगा, तो यहाँ पर कक्षा 3 से, कहाँ से जाएगा, कक्षा 3 से, और कक्षा 3, 4, 5 कहाँ तक जाएगा, कक्षा 5वीं तक। तो यानी कि 5वीं तक आएगा 8 वर्ष से होकर के 11 वर्ष तक। कहाँ पर आएगा, 5वीं वर्ष में, यानी कि कक्षा 3, 4, 5। उसके बाद जो मिडिल मध्य चरण है, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, पहला फाउंडेशनल स्टेज में तो आ गया प्राइमरी तक यानी 5 क्लास तक। उसके बाद तीसरा जो है प्रिपेटरी स्टेज है। तो प्रिपेटरी स्टेज में क्या करेगा बच्चा, प्रिपेटरी स्टेज में कक्षा 3, 4, 5 आ गया, 8 से 11 वर्ष। मिडिल स्टेज में क्या होगा कि फिर 3 यहाँ पर 3 साल और, यानी कि 6, 7, 8। तो इसीलिए 3 लिखा गया कि फिर 6, 7, 8 यानी कि मिडिल स्टेज में जाएगा। और 8 के बाद फिर जो 14 से 18 वर्ष है, तो ये 9 से 12 तक जाएगा, 9 to 12 तक जाएगा। क्यों, क्योंकि जब 8 में आ गया तो 8वीं के बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, यानी कि 4 साल उसमें जाएगा। तो यानी कि 5, 3, 3 और 4 ये नया ढांचा इसमें बनाया गया। तो आई होप आपको ये पूरा 5, 3, 3, 4 का रूल समझ में आ गया होगा कि शुरू में 5 फाउंडेशनल स्टेज LKG UKG 1, 2 तक जाएगा। उसके बाद कक्षा 3, 4, 5 तक जाएगा। उसके बाद कहाँ 3 में 6, 7, 8 फिर 3 वर्ष ये हो गया। उसके बाद 4, 9, 10, 11, 12 ये 14 से 18 वर्ष की एज हो गई। उसके बाद अंतिम प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, अंतिम प्रश्न क्या कर रहा है। तो 25 नंबर प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 कर रहे हैं, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, किस नहीं 25 है कि शिक्षा का जो अधिकार है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम RT एक्ट 2009 के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर कितने जो एज वाले बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर शिक्षा का प्रावधान, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। क्या 3 से 12 वर्ष के लिए, कि 6 से 14 वर्ष के लिए, कि 6 से 18 वर्ष के लिए, कि 5 से 15 वर्ष के लिए। तो कितने वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का जो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष के लिए। यहाँ पर इसके स्लाइड में हम देखते हैं कि क्यों। तो यहाँ पर RT एक्ट जो है 2009 के तहत यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य किया गया, जबकि दिव्यांग बच्चों के लिए यह राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट के तहत 6 से 18 वर्ष तक कर दिया गया। इसे संविधान के अनुच्छेद 21 का A में जोड़ा गया है। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब से